कांग्रेस से आज दूसरी पार्टियां सबसे बड़ा ज्ञान ले सकती हैं कि भाई आप जनता से झूठ बोलकर चुनाव तो जीत सकते हैं, मगर जिस झूठ की छतरी के सहारे आपने वोटों की बरसात कर ली वही आपके लिए मुसीबत की बाढ़ लेकर आता है। और यही हाल अब कर्नाटक में कांग्रेस का हो रहा है, क्योंकि मुफ्त की सुविधा का झूठ फैलाकर कांग्रेस ने जनता से वोट तो ले लिया, मगर शायद कांग्रेस ये भूल गई कि वादों को पूरा करने के लिए पैसा भी लगता है। अब वादे पूरे तो हो नहीं रहे और मुसलमानों का वोट बैंक हाथ से फिसल ना जाए, इसलिए कांग्रेस ने मंदिरों पर टैक्स लगा दिया है। जी हां, सही सुना आपने, मंदिरों पर टैक्स। बताएंगे आपको कांग्रेस की घटिया राजनीति का डिटेल एनालिसिस। पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस। स्वागत करता हूं आप सभी का आयोन भारत में। दरअसल इस समय कर्नाटक सरकार फंड्स की कमी से जूझ रही है और ऐसा पहली बार नहीं है, क्योंकि जब जब सिद्धारमैया जी की सरकार आती है तब तब राज्य पर कर्ज बढ़ जाता है। आइए आपको जरा डिटेल में बताते हैं। सिद्धारमैया सबसे पहले 2013 में कर्नाटक के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे। इस दौरान 5 साल के शासनकाल में कर्नाटक सरकार का कर्ज 71,300 करोड़ से बढ़कर 2,42,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था। आरटीआई की एक रिपोर्ट से पता चला कि 22 महीने के कार्यकाल में 39,161 करोड़ रुपए का कर्ज लिया गया। आइए अब आपके लिए थोड़ा और आसान कर देते हैं और बताते हैं कि कर्नाटक के किस मुख्यमंत्री ने कितना कर्ज लिया है। एसएम कृष्णा ने 5 साल में 35,902 करोड़ का कर्ज लिया। धर्म सिंह ने 20 महीने में 15,635 करोड़ का कर्ज लिया। एचडी कुमारस्वामी ने 20 महीने में 3,545 करोड़ का कर्ज लिया। बीएस येदियुरप्पा ने 40 महीने में 25,653 करोड़ का कर्ज लिया। डीवी सदानंद गौड़ा ने 11 महीने में 9,357 करोड़ का कर्ज लिया। जगदीश शेठार ने 10 महीने में 13,464 करोड़ का कर्ज लिया। सिद्धारमैया ने महज 22 महीने में 39,161 करोड़ का कर्ज लिया। अब भाई आप जनता से खोखले वादे तो करेंगे तो कर्ज तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जनता के बीच 5 गारंटी के वादे के साथ वोट मांगने गई। पहला वादा, हर परिवार को 200 यूनिट फ्री बिजली, जिस पर सालाना 14,000 करोड़ का खर्च है। दूसरी गारंटी, ग्रेजुएट बेरोजगार को हर महीने 3,000 रुपए और डिप्लोमा धारक को 1,500 रुपए का भत्ता दिया जाएगा। इस पर तकरीबन 3,000 करोड़ का खर्च आएगा। तीसरा वादा, बीपीएल परिवार यानी गरीबी रेखा से नीचे की महिला मुखिया को 2,000 रुपए मासिक भत्ता दिया जाएगा, जिस पर 30,000 करोड़ से ज्यादा का खर्च आएगा। चौथी गारंटी, हर बीपीएल परिवार के प्रत्येक सदस्य को 10 किलो अनाज, इस पर तकरीबन 5,000 करोड़ रुपए का खर्च है। पांचवा वादा, हर महिला को सरकारी बसों में मुफ्त सफर, इस पर कितना खर्च आएगा इसका आंकड़ा भी साफ नहीं है। खैर, आपके झूठे वादों के लिए तो आपको जाना ही जाता है, मगर दिक्कत यह है कि अगर आपने इन वादों को पूरा नहीं किया तो आपका एकमात्र वोट बैंक मुसलमान भी आपके हाथ से निकल जाएगा। मगर राहुल गांधी जी, हमारा आपसे एक सवाल है, क्या मंच पर चढ़कर लंबी लंबी डींगे हाँकने से पहले आपने कर्नाटक की इकोनॉमी देखी थी? शायद आपकी विद्वान टीम आपको इकोनॉमिक्स समझाना भूल गई। तो आइए आपको हम समझाते हैं। कर्नाटक सरकार का राजस्व घाटा अभी 60,000 करोड़ का है। गारंटियों पर खर्च होने वाले पैसों को जोड़ने पर सालाना राजस्व घाटा 1,13,000 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगा। कर्नाटक की कुल सालाना आय 2,26,000 करोड़ रुपए है। वहीं राज्य का कुल सालाना खर्च 2,87,000 करोड़ है। यानी राज्य सरकार को टैक्स और दूसरे मदों से सालाना जितनी आमदनी होती है उससे 60,000 करोड़ रुपए ज्यादा खर्च करना पड़ता है। कर्नाटक पर अभी कुल कर्ज 5 लाख करोड़ का है। अब खबर है कि कर्नाटक विधानसभा में प्रस्ताव आया है कि फ्री बीज के वादे को पूरा करने के लिए सिद्धारमैया सरकार सरकारी जमीन बेचेगी। इसके लिए बेंगलुरु में 25,000 एकड़ जमीन बेचने या फिर लीज पर देने से 52,000 करोड़ रुपए जुटाने का जुगाड़ कर रही है।
वहीं खोखली गारंटियों को पूरा करने के लिए सरकार पर काफी बोझ और बढ़ता चला जाएगा। तो अब कांग्रेस पार्टी करे तो क्या करे, तो उसने मंदिरों पर टैक्स लगाना शुरू कर दिया है। सोचकर भी हैरानी होती है, मंदिर पर टैक्स। कर्नाटक सरकार ने विधानसभा में कर्नाटक हिंदू धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्ती संशोधन विधेयक पारित कर दिया। इस विधेयक में कहा गया कि जिन मंदिरों का राजस्व 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है, सरकार उनकी आय का 10% टैक्स वसूल करेगी। कर्नाटक सरकार ने 100 करोड़ रुपए वक्फ संपत्तियों के विकास के लिए आवंटित किए। इतना ही नहीं, 10 करोड़ रुपए खर्च से मैंगलोर में भव्य हज भवन बनवाने का ऐलान भी कर दिया। सबसे ज्यादा गुस्सा आपको यह सुनकर आएगा कि देश में वक्फ बोर्ड के पास भारतीय सेना और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीनें हैं। इनको सिर्फ और सिर्फ अपने वोट बैंक से प्यार है। और हम ये क्यों बोल रहे हैं, आइए समझाते हैं। कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जहां छोटे और बड़े मंदिरों में हिंदू भक्त सालाना औसतन 450 करोड़ रुपए का दान करते हैं, जो कि सीधे सरकार के खजाने में जाता है। इन पैसों के इस्तेमाल से कर्नाटक सरकार राज्य में 100 मौलाना आजाद स्कूल और हज भवन बनाना चाहती है। मंदिरों से पैसा लेकर हज भवन के लिए 10 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इन पैसों से सरकारी प्राइवेट कॉलेज के अल्पसंख्यक छात्रों को उनकी फीस वापस दी जाएगी। इतना ही नहीं, अल्पसंख्यकों के लोन पर सब्सिडी की भी सुविधा का ऐलान किया गया है। मगर सवाल तो यह है कि आपके राज्य को पैसा दे हिंदू मंदिर और आप इसे लुटा दे मुसलमानों पर। खैर, अच्छी बात है, विकास होना चाहिए, जरूरतमंदों को सरकार से मदद मिलनी चाहिए, मगर हिंदुओं के लिए तो आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। और कर्नाटक तो ऐसा राज्य है जहां रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। यह बिहार जैसा राज्य तो है नहीं जहां इंडस्ट्रीज नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। यहां तक कि यहां के जो युवा हैं वो भी नौकरी की तलाश में राज्यों से बाहर नहीं जाते। फिर ऐसी क्या मजबूरी है कि आपको इतना कर्ज देना पड़ रहा है और उस कर्ज को चुकाने के लिए आपने हिंदू मंदिरों पर टैक्स लगाना शुरू कर दिया। राहुल गांधी जी, जनता की आंखें बंद नहीं है, वो सब कुछ देख रही है और जनता के पास एक ही हथियार है, वोट। कहीं ऐसा ना हो कि ये हथियार जनता आपके खिलाफ इस्तेमाल कर दे। और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आय ऑन भारत।